वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर में एएसआई का सर्वे जारी रहेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिला जज के फैसले को बरकरार रखते हुए इस पर रोक नहीं लगाई है। इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज की गई है। एएसआई ने कोर्ट में कहा है कि सर्वे से ढांचे को कोई नुकसान नहीं होगा। वैज्ञानिक सर्वे में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल होगा। तहखाने में मलबा हटाने के लिए कुदाल फावड़े का इस्तेमाल। ज्ञानव्यापी परिसर में कोई खुदाई नहीं होगी। एएसआई पुरातत्व भवनों अवशेषों की निगरानी करती है। 1951 में एएसआई को यूनेस्को से बायोलॉजिकल संरक्षण की संस्तुति मिली थी। वाराणसी ज्ञानव्यापी परिसर में विवादित स्थल के पुरातात्विक सर्वेक्षण के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने कुछ ही देर पहले चुनौती भी दी है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ विष्णु शंकर जैन जो मंदिर पक्ष के वकील हैं वो जुड़ेंगे हमारे साथ। उससे पहले हमारे साथ हिलाल अहमद हैं, सहायक प्रोफेसर हैं सीएसडीएस के। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। हिलाल, मेरा सवाल पहला आपसे यही है कि जो ज्ञानव्यापी पर जो कोर्ट का जो फैसला आया है उस पर आपकी क्या राय है? पर जो कोर्ट का अभी जो फैसला आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसके दो मायने मैं बहुत स्पष्ट रूप से समझ पा रहा हूँ। पहला अर्थ तो यह है कि जो एक स्टेटमेंट बोला, जो एक वक्तव्य इस फैसले में दिया गया, वो वक्तव्य ये था कि वैज्ञानिक परीक्षण से ये तय किया जाना जरूरी है न्याय के हित के लिए। इस वक्तव्य से मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि ये न्याय की संकीर्ण समझ है। ये इसलिए संकीर्ण समझ है क्योंकि अगर विज्ञान से सच का पता लगाने वाली बात हो तो उससे कई सारी परेशानियां पैदा हो जाएंगी, खास तौर से जब मसला एक किसी पुरानी इमारत के मजहब को तय करने का। अगर हमें यह तय करना हो कि ये मंदिर था कि मस्जिद, तो पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि बहुत सारे ऐसी इमारतें होती हैं जिनमें बड़ा मुश्किल होता है तय करना कि इसको हम ये मंदिर कहें कि मस्जिद कहें, क्योंकि जिस रूप में धर्म को हम आज जानते हैं या मानते हैं, उस तरह का मजहब या उस तरह का धर्म उस समय में नहीं रहा होगा जिस जमाने में इन मस्जिदों का या इन मंदिरों का या इन तारीखी इमारतों का निर्माण हुआ। तो बड़ी बात पहली तो ये है जिससे मुझे थोड़ा सा ये लगा कि ये न्याय की संकीर्ण समझ है कि अगर हम ये चाहें कि इस बात से पता करना कि आप कोई वैज्ञानिक परीक्षण करा लीजिए और पता कीजिए कि ये कौन है, तो इमारतों का डीएनए नहीं होता। पहली बात तो मुझे ये लगती है, इसलिए मुझे थोड़ा सा अफसोस है कि ये न्याय की इतनी संकीर्ण समझ के साथ में ये बात कही गई। दूसरी बात यह है कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है हमारा, उसका काम यह तय करना नहीं है कि क्या मंदिर है और क्या मस्जिद, बल्कि उसका काम अलग है। उसको तो भारत के इतिहास और पुरातत्व के जो अवशेष हैं उनको समझने का काम है। और अगर ऐसा है और अगर ये काम हमने सिर्फ पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को दे दिया है कि वो सिर्फ ये पता करता फिरे कि कहाँ पर मंदिर है और कहाँ पर मस्जिद, तो हम दरअसल अपने इस संस्था के साथ नाइंसाफी करेंगे। और इसके दो कारण है, मुझे लगता है कि हैं, क्योंकि जब भी किसी पुरातत्व सर्वेक्षण की चीज की बात आती है तो उसके दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष ये होता है कि जो बचा हुआ है, जो ऐतिहासिक है, उसका संरक्षण हो, और दूसरी बात ये आती है कि जो नहीं हम जानते हैं उसके लिए खुदाई हो। दिलचस्प बात यह है कि अब ऐसा लग रहा है कि ये पुरातत्व सर्वेक्षण के ये दो जो हमारे पहचाने हुए पैमाने हैं, इनके बीच में एक विवाद सा हो गया है। यानी संरक्षण करना और नई चीज को जानना, यानी उसके बीच में कहीं ना कहीं एक झगड़ा होगा, और वो झगड़ा हमेशा धार्मिक होगा या जातीय हो। इसलिए मुझे लगता है कि जो ये फैसला है, ये कहीं ना कहीं पर जो हमारी एक बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, उसके काम के ऊपर भी कहीं पर एक संदेह व्यक्त किया जा रहा है। उसका काम ये नहीं है, उसका काम तो भारत की धरोहर, जो ऐतिहासिक धरोहर है, उसको सुरक्षित रखना है, और इसके साथ साथ में उसको ये भी बताना है कि भविष्य में हम इन इमारतों की का संरक्षण कैसे करें और भविष्य में अपने इतिहास को या अतीत को कैसे। बिल्कुल हिलाल, ये बातचीत हिलाल अहमद से हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस समय हमारे साथ विष्णु शंकर जैन जो मंदिर पक्ष के वकील हैं जुड़ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में इस समय मौजूद हैं और उनकी हियरिंग भी इस समय है। तो मेरा सवाल विष्णु शंकर जैन आपसे इस समय यही होगा, कोर्ट में इस समय क्या हो रहा है? जो याचिका दी गई है, क्या इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से उस पर हियरिंग है, या क्या आप हमें लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं वहां से? पहले ये बताइए। देखिए, अभी इंतजामिया कमेटी ने कोर्ट में 4 बजे मेंशन किया था ऑनरेबल चीफ जस्टिस की कोर्ट में
और उन्होंने इस मामले की त्वरित सुनवाई की मांग की थी। तो इंतजामिया कमेटी के वकील भी सुप्रीम कोर्ट में वेट कर रहे हैं, मैं भी वेट कर रहा हूँ। अगर सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग होती है तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं और हम अपनी बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। और अगर कल हियरिंग होती तब भी हम उसके लिए तैयार हैं, कल भी अपनी बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। अब जिस तरह से आज ये कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है, सर्वेक्षण होगा, कुछ एक तरह से नियम भी बताए गए हैं किस तरह से सर्वेक्षण होगा, कितना कारगर आप इसको सर्वे को देखते हैं? देखिए, सर्वे में एएसआई ने खुद ही कह दिया, अभी मैं अहमद जी को यहाँ पे सुन रहा था, उन्होंने कहा खुदाई होगी। ऐसी तो कोई बात एएसआई ने नहीं कही है, ना हाईकोर्ट ने कही है। हाईकोर्ट ने बहुत स्पष्ट कह दिया है कि बिना डिस्ट्रॉय किए हुए, बिना स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचाए हुए, एएसआई ने भी यही बात कही है कि ये सर्वेक्षण बिना खुदाई किए हुए, बिना किसी चीज को डैमेज पहुंचाए हुए हम कर सकते हैं। उसके बाद ही, उस एफिडेविट के बाद ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इजाजत दी एएसआई को सर्वे कंडक्ट करने के लिए। बिल्कुल। और जिस तरह से आप अभी हिलाल अहमद को सुन रहे होंगे, वो ये कह रहे थे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो भूमिका है इसमें, वो उस पे एक तरह से सवाल उठा रहे थे। उनका ये कहना था, क्या वो मंदिर की आप किस तरह से, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं उनके बयान को? 2020 1 और मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करिएगा, ठीक है। 2020 1 एससीसी पेज 1 पैराग्राफ 661.1 सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एएसआई एक्सपर्ट बॉडी है और इन तरह के मामलों को तय कर सकती है। इस्माइल फारूकी के केस में 1994 6 एससीसी पेज 361 के पैराग्राफ 151 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन तरह के मामलों को एएसआई सुलझा सकती है। तो अहमद जी का अपना व्यू हो सकता है, पर जो लीगल पॉइंट है, जो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने कहा है, वो एस्टैब्लिश पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि इन तरह के मसलों में एएसआई एक्सपर्ट बॉडी होती है जो डिटरमाइन कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट के पैराग्राफ 679 को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में कोट किया। तो जो अहमद जी का व्यू है, विद ग्रेटेस्ट ऑफ रिस्पेक्ट मैं ये कहना चाहता हूँ, वो सुप्रीम कोर्ट के व्यू के खिलाफ है। और एएसआई इस तरह के मामलों को डिसाइड कर सकती है, एएसआई एक्सपर्ट बॉडी है। और एएसआई ने अपना एफिडेविट में कहा है कि एएसआई कभी किसी मॉन्यूमेंट को डिस्ट्रॉय नहीं करती। 3500 इस समय ऐसे मॉन्यूमेंट हैं जो एएसआई प्रोटेक्ट कर रही है, जिसमें काफी मस्जिदें भी हैं। गोवा में एक मस्जिद है, सैफई मस्जिद, जो एएसआई प्रोटेक्टेड मस्जिद है। तो जब एएसआई आती है किसी जगह पे, तो स्ट्रक्चर की लाइफ बढ़ती है, ना कि घटती है। मेरा आपसे सिर्फ एक और सवाल आखिर में ये, क्योंकि आपको जाना है कि हमारे यहाँ एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जो कहा गया बाबरी तक था सीमित, लेकिन क्या उसका दायरा बढ़ता हुआ देख रहे हैं? कैसे समझे इसे? टोटल गलत बात है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बाबरी तक सीमित, एकदम ही अगेंस्ट द रिकॉर्ड बात है। रिलीजियस कैरेक्टर, धार्मिक स्वरूप तय करने की बात प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ने कही है। अगर कोई आदमी किसी मस्जिद में जाके मूर्ति रख दे तो मस्जिद का धार्मिक स्वरूप बदल जाएगा क्या? और अगर कोई आदमी मंदिर में आके नमाज पढ़ ले तो क्या मंदिर का धार्मिक स्वरूप बदल जाएगा? एक ही जवाब हो सकता है, नहीं बदल सकता। तो धार्मिक स्वरूप क्या है, ये इसको तय करने की कवायद है। और साथ ही साथ इस केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अट्रैक्ट नहीं होता है। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 12 सितंबर 2022 को और ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट 31 मई 2023 को होल्ड करती, क्योंकि नवंबर 1993 तक पूजा हो रही थी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन तो हमारे खिलाफ हुआ। व्यास जी उस तहखाने में नवंबर 1993 तक पूजा कर रहे थे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो 1991 में आया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किसने किया, ये तो एविडेंस के बाद पता चलेगा। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपको हियरिंग के लिए जाना है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हिलाल से हमारा अगला सवाल था जो हमने उनसे बात की थी। हिलाल, मैं आपसे यही जानना चाह रही थी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में कहा था कि जब तक सर्वे या जांच नहीं करते तो पता कैसे चलेगा? आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, ये जो कानून है इस पर बहुत कुछ कहा जा चुका है और मुझे लगता है कि इसको जानना अच्छी तरह से, जितने लोगों ने इस पर टिप्पणी की है वो शायद ये भूल गए कि ये कानून दो चीजों पर लागू नहीं होता है। उस जमाने में नहीं होता था जब 1991 में इसको बनाया गया था। पहला चीज ये थी कि बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का जो विवाद था वो इसकी परिधि में नहीं आना था, ये कानून जिस समय में पारित हुआ। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो भी संरक्षित इमारतें हैं, यानी संरक्षित इमारतों का मतलब जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, वो भी इसकी परिधि में नहीं आती। तो सबसे पहली चीज तो ये मानना कि ये कानून अपने आप काम करेगा एक मैकेनिकल चीज है, मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। और हमेशा याद रखिए कि कानून जो होता है वो तभी कारगर होता है जबकि उसके ऊपर सकारात्मक राजनीति हो। इस समय में यहाँ पर कोई सकारात्मक राजनीति की संभावना तो हमको नजर नहीं आ रही। इसलिए अगर इस कानून के होने के बावजूद भी कहीं किसी इमारत के
के मजहब को जानने की बात आती है तो ये इस बात का प्रतीक है कि जो हमारा सार्वजनिक विमर्श है वो काफी हद तक जिसे हम अब वो शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो सांप्रदायिक होता चला जा रहा है। और यही कारण है कि ये जो दो टेक्निकल इश्यूज हैं, यानी बाबरी मस्जिद जैसे किसी भी विवाद का इसमें ना आना और साथ साथ में जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा संरक्षित इमारतें हैं उनका इसकी परिधि में ना आना, इसको एक बार फिर से नई समझ के लिए, नई इंटरप्रिटेशन के लिए खोल देती है। तो इसीलिए केवल ये मानना कि ये कानून है और इसके तहत ही काम चलेगा या इसके तहत ही इस तरह के जो पुराने विवाद हैं उनका हल होगा, मुझे लगता है कि सही नहीं है। और इसको हमें बहुत ध्यान से जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है बड़ा, उसके अंदर रखकर देखना पड़ेगा। इसके अगर ऐसा हमने नहीं किया तो हम एक बार फिर राजनीति की बड़ी सतही समझ के साथ में इस कानून को देख रहे हैं। ठीक है, राजनीति की आपने बात की, राजनीतिक बयान भी इस ज्ञानवापी मामले में आए, क्या असर आप इनका देखते हैं? देखिए, जो राजनीतिक बयान आए हैं उसमें जो इसके ऊपर जो राजनीति हो रही है, यानी अगर हम ये देखेंगे ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर जो राजनीति हो रही है, उसके तीन पक्ष हैं और उन तीनों पक्षों को हमें बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। पहला पक्ष ये है कि ये बड़े दिलचस्प तरीके से एक स्थानीय मुद्दा है। याद रखिए, बाबरी मस्जिद भी स्थानीय मुद्दा था, लेकिन जिस तरह से इस स्थानीय मुद्दे का राष्ट्रीयकरण हुआ पिछले 20-30 सालों में, और ये केवल यहीं नहीं रुका, इसका राष्ट्रीयकरण अब इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया है। यानी अब एक छोटी लड़ाई जो दो संस्थाओं के बीच में है, जो एक विवाद जिसका चरित्र पूरी तरह से स्थानीय है, उसको हिंदू और मुसलमान के बीच, यानी इस्लाम और हिंदुइज्म के बीच के सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट यानी सभ्यताओं की लड़ाई के रूप में दिखाया जा रहा है। और शायद यही वजह है कि अखबारी लेखन से लेकर और जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट करता है उसके अंदर इसको हिंदू और मुस्लिम विवाद के तौर पर दिखाया जाता है। मुस्लिम पार्टी ने ये कहा, हिंदू पार्टी ने ये कहा, ऐसा लगता है कि ये हिंदू और मुसलमान सबका मुद्दा है। मैं मुसलमान हूं लेकिन मेरा कोई लेना देना ज्ञानवापी या उस समय की बाबरी मस्जिद के साथ में नहीं था। अगर आप मुझसे पूछें कि मेरी राय क्या है, तो मेरी राय मैटर नहीं करती। इसका मतलब ये हुआ कि जो राजनीति होने वाली है वो स्थानीय से राष्ट्रीय और राष्ट्रीय से अंतरराष्ट्रीय, यानी उसको अगर हम सभ्यताओं की लड़ाई वाले फ्रेमवर्क में रखकर देखें तो वो होने वाली है। इसकी राजनीति का पहला पक्ष ये। ज्ञानवापी की राजनीति का दूसरा पक्ष जो है वो भी बड़ा दिलचस्प है, और ये है कि जिस समय बाबरी मस्जिद का मुद्दा आया उस समय भारतीय राजनीति का जो विमर्श था वो सेकुलर बनाम कम्युनल, यानी सेकुलर बनाम सांप्रदायिक के विमर्श में बटा हुआ था। वो मुहावरा राजनीति का खत्म हो गया है। गैर भाजपाई जो दल हैं भारत के, उनके पास इस मुद्दे पर कहने के लिए कुछ नहीं है, और उसका कारण ये है कि जो हिंदुत्व का नैरेटिव है वो इस वक्त में भारतीय राजनीति का डोमिनेंट है। तो इसका मतलब दूसरी राजनीति का जो पक्ष है, इसके बरक्स आप किसको गढ़ेंगे? इस जो राजनीति एक तरफा दिखाई दे रही है, जिसको मैं कहूंगा कि सांप्रदायिक है, उस सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ का जवाब, उसका नया मुहावरा राजनीति का हमारे पास नहीं है। ये ज्ञानवापी राजनीति का दूसरा पक्ष है। ज्ञानवापी मस्जिद की राजनीति का तीसरा और अहम पक्ष ये है कि ये दरअसल जो बाबरी मस्जिद है उसके परिप्रेक्ष्य में रखकर उसको एक नजीर बनाकर देखा जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट का बाबरी मस्जिद के फैसले में एक बहुत दिलचस्प बात है, वो ये है कि वो साइट और स्ट्रक्चर दो अलग अलग बातें करते हैं। वो ये कहते हैं कि एक चीज है जमीन और एक चीज है उस पर खड़ा हुआ स्ट्रक्चर। जमीन वो कहते हैं कि विवादास्पद थी, इसलिए वो जो हिंदू पक्ष था उसको दे दी गई, लेकिन जो मस्जिद का स्ट्रक्चर था क्योंकि वो तोड़ा गया इसलिए मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन अलग से दे दी गई। इसका अर्थ ये हुआ कि अरे ये नजीर बन जाती है। तो इस नजीर के साथ जितने भी ऐसे विवादास्पद मुद्दे हैं उनमें इस नजीर को एक जवाब के तौर पर पेश किया जाएगा। और मजे की बात यह है कि इस जवाब को लेकर ना तो कानूनी रूप से और ना ही राजनीतिक रूप से हमारे पास में कोई नया मुहावरा राजनीतिक है जो इसका जवाब दे सके। बिल्कुल, हिलाल अहमद, आपने अपनी राय रखी, सहायक प्रोफेसर हैं CSDS में ज्ञानवापी मसले पर। शुक्रिया आपका।
तो आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात दिल्ली की, जहां पर लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है जब शुरुआत में कि हमें कानून बनाने का अधिकार है, संविधान ने दिया है संसद को यह अधिकार, दिल्ली विधानसभा सहित संघ शासित राज्य है। नेहरू पूर्ण राज्य बनाने के खिलाफ थे। 2015 तक दिल्ली में कोई दिक्कत नहीं थी। 2015 में नए दल की सरकार आने के बाद दिक्कत हुई और नई सरकार को जनता की सेवा से कोई लेना देना नहीं है। वहीं कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि मनमाने तरीके से बिल मत लाइए। आइए सुनते हैं अपने नेतागण को। 91 में 69वां संविधान संशोधन किया गया और इसके बाद दिल्ली राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991, जिसमें मैं आज संशोधन लेकर आया हूं, इसको इस महान सदन ने पारित किया गया। और वही विधेयक के अंदर, संविधान संशोधन के अंदर 239A, जिसका मैंने जिक्र किया, उसमें इस संसद को राजधानी क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए और किसी भी कार्य के लिए कानून बनाने के लिए संपूर्ण अधिकार संसद को देने का काम किया गया। सबसे बड़ी मनमानी ये की गई है कि इन सभी संस्थाओं के लिए बजट दिल्ली विधानसभा और दिल्ली से पारित किया जाएगा, मगर इनमें नियुक्तियां केंद्रीय राजनीतिक अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। तो ये मनमानी तरीके से इस तरीके की बिल मत लाया करो। एक ब्यूरोक्रेट पे सारे जिम्मेवारी मत छोड़ो, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में एक चेक्स एंड बैलेंस होते हैं। ये चेक्स एंड बैलेंस को मत तोड़ो। अगर चेक्स एंड बैलेंस टूट जाएगा तो हिंदुस्तान नामक जो देश है इसके लिए बड़ा खतरा पैदा होगी। इसलिए कहते हैं आप भगवान आपको ज्यादा ज्ञान दे, आपको ज्यादा बुद्धि दे और ये आप प्रत्याहार करें। सभापति महोदय, लोकतंत्र चलता है लोक लाज से, और इस सरकार ने सारे लोक लाज को ताखे पर रख दिया और डुबो के इस दिल्ली में शासन करना चाहते हैं। आप बैकडोर से शासन करना चाहते हैं। अभी माननीय गृह मंत्री जी ने बिल को पेश करते हुए कहा कि दिल्ली की सरकार 2015 में ऐसी बन गई कि जो भ्रष्टाचार के मामले में जिसका काम ही नहीं है सेवा करना। अरे सेवा दिल्ली की सरकार जनता की सेवा कर रही है कि नहीं कर रही है, यह फैसला तो करने का अधिकार दिल्ली की जनता को। आप कैसे बैठ के यहां फैसला कर सकते हैं? आपको कौन अधिकार दिया है यहां फैसला करने? चुनाव तो आप भी लड़ते हैं दिल्ली में, लेकिन आप 3 सीट पर सिमट जाते हैं। 3 सीट पर सिमट जाते हैं और उसके बाद भी कहते हैं कि वाह भाई दिल्ली में जो सरकार है उसको सेवा का काम ही नहीं कर रही है। कौन सा काम आप व्याख्या कर रहे हैं? आपने दिल्ली के एमसीडी को सारे लोगों को मिला के एक एमसीडी किया, क्या हुआ? हसर आपका। दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में भी आप हार गए, फिर भी आप बोलने में बात नहीं आ रहा है, फिर भी आप बोल रहे। तो लोक लाज जब आप ताखे पर रख दीजिएगा तो यही होगा, क्योंकि आपने लोकतंत्र को समाप्त करने का निर्णय किया। I was surprised that in a democracy there's control. So I was slightly confused because these kind of committees are only in countries like China. I don't think India has this kind of control because I still believe it's a democracy. And while she was talking and running down cooperative federalism, I would like to remind her from the BJP, the Honorable Arun Jaitley ji, who I really miss in this house, always eloquently talked about cooperative federalism and how much they wanted to work with the states and empower states, and that's the beauty of India. And she was talking completely against what the BJP original, or maybe this is 2.0, has a different view. I think I need to know the clarification. I don't know whether it's a generation gap. But in a democracy, control is not the right word. It's a dictatorship which is the right word. This is a unique bill, and hope this bill is not replicated for the other states. And with these words, we support the bills of YSR Congress Party.
और अब बात हरियाणा नूह की। हरियाणा में हुई हिंसा पर 165 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस को आरोपियों की 2 दिन की रिमांड मिली है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर जिला प्रशासन की कड़ी नजर है। दर्ज की गई हैं 3 FIR इस पे। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा की तपिश गुरुग्राम और दूसरे इलाकों पर भी पहुंची। हालांकि अब हालात पुलिस और प्रशासन के काबू में है, लेकिन 2 दिन में जितना कुछ झुलस चुका है उसकी भरपाई आसान नहीं है। नूह में कल कर्फ्यू 2 घंटे के लिए ढील दी गई थी। हालात नियंत्रण में जरूर है, लेकिन तनाव को देखते हुए गुरुग्राम के सोहना, मानेसर, फरीदाबाद, पलवल में 5 अगस्त तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। मुख्यमंत्री ML खट्टर ने शांति बनाए रखने की अपील की है। और अब बात है राजस्थान के भीलवाड़ा की। राजस्थान में इस इलाके में नाबालिग बच्ची का एक शव कोयले की भट्टी से मिला है। भीलवाड़ा जिले के कोटरी थाना इलाके की ये घटना है। भट्टी में मिले अवशेष से नाबालिग लड़की की पहचान हुई है। कल मां के साथ खेतों में मवेशी चराने गई थी, वहां से लापता हो गई थी। मौके पर FSL और डॉग स्क्वाड पहुंचकर छानबीन कर रहा है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ भी कर रही है, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। भीलवाड़ा जिले की दुर्दांतम घटना है और इस जघन्य अपराध की मैं कड़े शब्दों के अंदर निंदा करता हूं। जिस तरह से नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार और उसको हत्या करके अथवा जिंदा जलाए जाने की सूचना जो मिली है, अपने आप के अंदर इससे जघन्य अपराध नहीं हो सकता। न केवल हमारा गुर्जर समाज बल्कि पूरे भीलवाड़ा जिले की 36 कौम का आम आदमी इस समय गुस्से के अंदर है। हम सब लोग यहाँ पर मौके पर बैठे हुए हैं और सब चीज़ भुलाकर हम एक ही मांग करते हैं कि हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा मिले। और मैं सरकार से खुद सरकार का नुमाइंदा होने के नाते मांग करता हूँ कि बच्चे के परिवार को इसके अंदर मुआवजा दिलाया जाए। आज राजस्थान की ये हालत हो रही है कि ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, महिलाओं पे इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा है कि हमारी महिलाएं घर पे भी सुरक्षित नहीं। आज ही भीलवाड़ा में नरसिंहपुरा गांव में कोयले की भट्टी में एक बच्ची की जली हुई लाश मिली। थाने में रिपोर्ट भी दर्ज की, उसकी खोज करने का प्रयास किया। फिर वो जो कोयले की भट्टी थी वहां गए और वहां पर उसकी बिल्कुल जली हुई लाश मिली है। और अब परिजन कह रहे हैं कि उसके साथ रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है। और जो ये घटना हुई है उस पे जो एक्शन लेना चाहिए था वो राजस्थान पुलिस ने नहीं लिया। मौके पर आला अधिकारी पहुंचे हैं। डॉग स्क्वाड, FSL टीम, MOB टीम भी मौके पर मौजूद है। मौके की कार्रवाई जारी है। शीघ्र ही वारदात का खुलासा किया जाएगा। ये अनुसंधान का विषय है, जो भी तफ्तीश में सामने आएगा वो बात की बात है। किसी को डिटेन किया है इस प्रकरण में? इस प्रकरण में 4-5 कालबेलिया और महिलाओं को डिटेन किया है, जिनसे आला अधिकारी गहन पूछताछ कर रहे हैं। और देश की बात अब मणिपुर की। मणिपुर में कुकी जोमी पीड़ितों का सामूहिक अंतिम संस्कार फिलहाल टाल दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय से समुदाय के नेताओं की बातचीत की घोषणा के बाद ये फैसला लिया गया है। चूड़ाचांदपुर और बिष्णुपुर जिलों में सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। कुकी जोमी सेनाओं ने कहा है कि वो केंद्र की तरफ से लिखित आश्वासन का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा न होने पर अंतिम संस्कार करेंगे। उन्होंने अपनी कुछ मांगे भी रखी हैं। Joint philanthropic spirit and violence umdoni